चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं आ गया हूं आपसे एक फिजिक्स और पार्ट 2 लेके, किसका, ग्रेविटेशन का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं सर्टेन। अगर मैं बात करूं, मास बचा हुआ है और वेट बचा हुआ है, और इसके पहले की सारी कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे और आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि उस पर काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैंने एक दो न्यूमेरिकल पे कराया था, ठीक। तो आज मैं फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और छोटे मोटे दो टॉपिक्स बचे हैं, इनको कंप्लीट करेंगे तो और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में टिल मैं न्यूमेरिकल्स के सीरीज डालता रहूंगा लगातार, जिससे आपकी न्यूमेरिकल की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो बात करते हैं, पहले मास की बात करते हैं। मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी mass is the quantity of matter contained in a body, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, मास और वेट में लिटरली कंफ्यूज रहता है कि सर ये मास क्या होता है, वेट क्या होता है। डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो एक वर्ड देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिटी लिखा है बेटा। अब तुम्हारे अंदर कौन सी क्वांटिटी है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी है तुम्हारे अंदर वही क्या होगा, एक्चुअल में मास। अगर मैं बोलूँ बेटा कि ये तुम हो और ये तुम्हारा शेप और साइज है बेटा, ठीक है, ये एक्चुअल में जितने क्वांटिटी है ये इसको क्या करता है, ये बताता है, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक। तो जितनी क्वांटिटी है क्या करता है, ये डिफाइन करता है, ठीक। अब बच्चा पूछता क्या सर मास के अंदर वेट को भी डिफाइन कर सकते हैं? तो बेटा जाहिर सी बात है, देखो ना, अगर हम मास यहाँ पे खाली क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेट की जब बात करेंगे तो वेट की भी बात करेंगे वहाँ पे, ठीक। वेट का मतलब क्या होता है, विच अट्रैक्ट्स अर्थ, ठीक है, अर्थ कितना अट्रैक्ट कर रहा है किसी बॉडी को, तो उसके हिसाब से उसका वेट डिफाइंड होता है बेटा, ठीक है। और यही चीज जब मून पे जाके देखोगे तो वहाँ भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ पे वेट क्या होता है, कम ज्यादा होता है। बट मास क्या होता है बेटा, ये ऑलवेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसकी बात अर्थ पे करो, चाहे मून पे करो, चाहे इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आप, वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ऑलवेज, ठीक बेटा। अच्छा मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मास कम या ज्यादा होता है बेटा वेट की तरह, तो क्या होता है, ये इसका शेप और साइज क्या होता है, जाके कम हो जाता है, किस पे, मून पे। तो इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। मैं बोलूँ कि तुम्हारा साइज इतना था अब इतना कम हो गया, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है कभी भी। तो जब भी मास की बात करेंगे तो मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है। मतलब जब भी हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा खाली शेप और साइज की बात करेगा, या कितना क्वांटिटी है उसकी बात करेगा, ठीक बेटा। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों होता है बेटा। अब देखो शेप और साइज क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ या प्लेनेट के साथ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर हम मास की बात करते हैं तो मास की बात सबसे पहले हम लोगों को कहां मिला था, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था, सबसे पहले सेकंड लॉ में पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको, ठीक बेटा। तो अगर यहां पे हम लोग किसकी वैल्यू ले लें बेटा, ए की वैल्यू 1 ले ले, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए बोले तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, लास्ट टाइम ये भी मैंने पढ़ाया था आपको, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 यहां पुट कर देते हैं तो यहां से क्या मिल गया हमें, F इक्वल्स टू m मिल गया। मतलब कि अगर किसी मास पे हम जितना फोर्स लगाएंगे बेटा तो उतना ही मास का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। बट इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है बेटा, जब आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ भी लिटरली खाली हल्का सा डिस्कशन है बेटा, ठीक है। तो वो पार्टिकल लेवल पे है, ठीक है, वो वहाँ पे जाओगे आप, जब ग्रेजुएशन में जाओगे बेटा या रिसर्च करोगे तो वहाँ चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। जब किसी बॉडी को हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज करता है बेटा। और क्लास 10th में या 11th में जाओगे तो वहाँ एक फार्मूला मिलेगा बेटा, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन का 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m बोले तो मास बेटा, और m नॉट बोले तो रेस्ट मास, और v बोले तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब किसी स्पीड ऑफ लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराते हैं बेटा, उसका मास क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। ऐसा क्या है, हमारे पास पहले से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट पॉसिबल इसलिए नहीं है बेटा कि अर्थ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना स्पीड अचीव ही नहीं कर सकते हैं। बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग स्पीड ही अचीव नहीं कर सकते,
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसकी बात तो नहीं करेंगे। ठीक, तो बिकॉज अब देखो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मतलब इसका ये मतलब है बेटा कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही बड़ा मास होगा। ठीक, और जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे मैं बोलूँ आपको, मार्कर से अगर मैं हिट करूँ, ठीक, तो कम चोट लगेगा, लेकिन 1 किलो का वेट, आयरन का वेट लेके आऊँ, उससे हिट करूँ तो क्या ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी किस पे डिपेंड कर रहा, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं दो चीज। यूनिट क्या होता है बेटा इसका, यूनिट देखो किलोग्राम होगा बेटा। ठीक है, या केजी भी हम लोग लिखते हैं। ठीक बेटा, जब भी मास की यूनिट हम लोग देखेंगे तो केजी होगा। दूसरा क्वांटिटी देखेंगे बेटा, कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। अब बेसिकली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी बेटा। तो ये हमेशा भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं बेटा। क्योंकि आप देखो ना, इस बॉडी का क्या ही डायमेंशन निकालोगे। ठीक है, अगर मैं मान लो इस तरह का कोई बॉडी बना दिया तो इसके शेप और साइज की बात करेंगे, और ये शेप और साइज बेटा हर जगह से डिफाइंड हो रहा है। हर पॉइंट से अगर इधर देखूं तो इधर से भी डिफाइंड हो रहा है, इधर से भी डिफाइंड हो रहा है, इधर से भी, हर पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है। तो क्या पॉसिबल है ऐसा कि उसका डायरेक्शन बताना हो। याद करो, मैंने आपको जब वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था बेटा, तो हमने बताया था जब पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तभी क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अदरवाइज रेस्ट आप जितने क्वांटिटी फिजिक्स में मिलेंगे वो क्या होंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद होगा। ठीक, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। मतलब जितनी क्वांटिटी होगी उसकी बात करेंगे बेटा। मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, चाहे किसी भी प्लेनेट पे आप चले जाओ। ठीक है, हमने F इक्वल टू ma का एग्जांपल दिया बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, फोर्स अप्लाइड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम की बात किया था बेटा। वहीं से पहली बार न्यूटन ने फोर्स की बात किया था बेटा। और एक्सक्लेशन की वैल्यू हमने अगर 1 ले लिया बेटा, तो फोर्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, मास के बराबर आ गया। ठीक है, और उसका यूनिट क्या हो गया बेटा, किलोग्राम हो गया, और क्वांटिटी क्या हो गई, स्केलर हो गए। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद लिटरली हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पे वेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते नहीं है क्योंकि अभी इसका कंपैरिजन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको साइड में लिख देते हैं, A इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया। अब देखो वेट की बात करते हैं बेटा। अब देखो वेट क्या होगा, वेट क्या कांस्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स। ठीक बेटा, मतलब कितनी फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है वो किसको डिफाइन करता है, स्मॉल जी को डिफाइन करता है बेटा। और लास्ट टाइम हमने बात भी किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसके बारे में बात किया था। और जहां पे रिलेशन क्या मिला था, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां से हमने क्या किया था बेटा, यहां सॉरी F इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां से हमने क्या लिखा था, F इक्वल्स टू ma और एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया था बेटा। तो F इक्वल्स टू mg ले लिया था बेटा, और Gmm अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से m से m कैंसिल हुआ था। तो स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन भी देखा था। और कितना फोर्स लगता है बेटा, तो वो क्या होता है बेटा, हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता है बेटा। ये आपने लास्ट टाइम देखा था, मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ाया था। ठीक, तो अब देखो यहाँ भी कितना कोई वेट है, मान लो अगर ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया बेटा। ठीक है, इसको हमने मान लिया ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे। ठीक, अब कैसे डिफाइन करोगे, जब कोई चीज तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है तभी तो पता चल रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है बेटा। इस ऑब्जेक्ट का फोर्स कैसे पता चलेगा हमें, जैसे मान लो एक बलून है जिसका कोई वेट ही ज्यादा नहीं होता है, उसको एयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, या उसमें हीलियम गैस भर देते हैं बेटा, तो वो ग्रेविटी को क्या करता है, ओवरकम करके उड़ते चला जाता, लिटरली उड़ते चला जाता कंटिन्यूअसली बेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर और कौन लगा रहा है। तो आपको मैंने बताया था बेटा लास्ट टाइम कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू ईच अनदर बॉडी। ठीक है, मतलब हर एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बशर्ते क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जब कैसा मास होगा, मून लाइक मास होगा, अर्थ लाइक मास होगा, तब हमें दिखेगा कि हाँ सच्ची में अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ लाइक मास इतना बड़ा मास है तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैंने आपको ये
ये भी बताया था कि दो मास ऑलवेज किस नेचर में होंगे बेटा, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर में होंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना कि ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जीतेगा कौन? अर्थ जीतेगा, क्योंकि अर्थ का मास क्या है बेटा? ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अर्थ का मास क्या है? ज्यादा है। तो अब देखो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? इस ऑब्जेक्ट को अर्थ करेगा और नीचे फोर्स क्या लगाएगा? mg लगाएगा। m मैंने क्या बताया था बेटा? मास बोले तो मास सॉरी यहाँ पे इट लगा दिया है, इज होगा बेटा, इज द क्वांटिटी, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे mg है बेटा, तो m मास को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? g किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको ये अट्रैक्ट करेगा बेटा तो डिफाइंड होगा ये कितने kg का है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो क्या है? कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे नॉर्थ पोल पे है तो कुछ और होगा, यहाँ पे आ जाए तो कुछ और होगा, यहाँ पे आ जाए कुछ और होगा, यहाँ पे आ जाए तो कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। टूवर्ड्स द अर्थ अगर इसकी बात करते हैं बेटा तो हर एक पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। तो अब देखो ये क्या करेगा? इसको डिफाइन कर रहा है, खींच रहा अपनी तरफ, ठीक है। तो फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स, कितना वो अट्रैक्ट कर रहा है? अट्रैक्ट अ बॉडी, ठीक है, अट्रैक्ट्स अ बॉडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा? किसको डिफाइन कर रहा है? वेट को डिफाइन कर रहा है। W इक्वल टू mg। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये mg होता क्या है? तो बेटा ये mg एक्चुअल किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वेट होता है। अगर हम बात करें W बोले तो वेट होता है, ठीक है। और ये mg ही पूरा वेट को डिफाइन करता है, क्योंकि कितना ये अट्रैक्ट कर रहा है उसके हिसाब से ये डिफाइंड होता है। अब मैं बार बार इस वर्ड को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं बोलूँ बेटा कि अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाओ? मून पर लेके जाओ बेटा, ठीक है, और मून पे ले जाओ, ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा तो जो अर्थ का मास होगा उसका 6 गुना कम हो जाएगा बेटा, m मास ऑफ मून, ठीक है। सॉरी यहाँ पे वेट ऑफ मून कर लेते हैं, वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 टाइम ये वेट कम हो जाएगा उसका, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर ये वेट ऑफ मून निकालना है बेटा तो वेट ऑफ अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना था? मान लो 60 kg था, ठीक बेटा। और वहां पे जाके हमने क्या किया? 6 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? वेट ऑफ मून फॉर दिस ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 10 kg आ गया। अब सोचो ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट अगर हमने 60 kg लेट किया था बेटा तो वहां पे कितना आ गया? 10 kg, मतलब 6 गुने का, 6 गुना, 6 टाइम्स वेट क्या हो गया? कम हो गया। मतलब अब सोचो यहाँ पे कि अगर ये 60 किलो का वेट है बेटा और 6 किलो से 6 से डिवाइड कर दिया तो 10 kg आ गया। और ऐसा नासा की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अगर 8 किलो का पंख लगा ले तो वो उड़ भी सकता है, लेकिन उड़ने के लिए भी क्या होगा? बहुत ज्यादा उसको बहुत तेजी से मोशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। अब बर्ड कैसे उड़ती है? क्योंकि उनके विंग्स में क्या होता है? हड्डियों के अंदर एयर होता है, एयर गैप्स होते हैं, तो वो आसानी से अपलिफ्ट कर सकते हैं। बट इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता, उनकी बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या बनना पड़ेगा? सुपरमैन बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये बेसिक हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी की, बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट बेटा जो देखो मास का होगा किलोग्राम, वेट का भी क्या होगा? यूनिट किलोग्राम होगा, केजी, ठीक। और अभी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं बेटा। अब सबसे ज़्यादा बच्चा क्वांटिटी में ही कंफ्यूज होता है। बेसिकली अगर पूछा जाए बच्चे से तो वो मास को भी स्केलर क्वांटिटी बता देता है और इसको भी, वेट को भी स्केलर क्वांटिटी बता देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। अगर देखा जाए तो बेटा इसका जो वेट लगेगा हमेशा किधर लगेगा? टूवर्ड्स द ग्राउंड लगेगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा। कभी देखा किसी का वेट ऊपर की तरफ लगता है? अगर ऊपर की तरफ लगता है तो क्या होता है? एक बार धक्का मार दे तो ऊपर उड़ जाएगा वो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तुम धरती पे खड़े रहते हो तो देखो क्या होता है, उस पर एक्शन रिएक्शन लगता है कि नहीं लगता है? कि मतलब जितना नीचे फोर्स लग रहा है अर्थ उतना ही ऊपर से फोर्स लगा रहा है, तो बैलेंस हो जाता है, तुम जमीन के अंदर नहीं जाते हो, ठीक बेटा। तो उसी तरीके से इसका वेट देखो हमेशा किधर लगता है? टूवर्ड्स द ग्राउंड लगता है बेटा। तो जो टूवर्ड्स द ग्राउंड लगता है तो इसका देखो फिक्स डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो जब फिक्स डायरेक्शन होगा तो मैंने बताया था आपको क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा बेटा। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे? वेट की बात करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जब भी हम लोग मास की बात करेंगे तो कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बचे थे बेटा ये हो गए, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके जो फुल पूरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, उसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब इसके बाद मैं इसके पूरे न्यूमेरिकल्स एक एक सॉल्व करने वाला हूं, ठीक बेटा। तो अभी देखते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बंद कर दिया।
चलिए शुरू करते हैं फिर से। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, वेट ऑफ अ गर्ल इज 294 न्यूटन और फाइंड हर मासेस। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा बेटा, क्या होगा, W इक्वल टू mg। अब बेटा देखो W इक्वल टू mg होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो वेट ऑफ अ गर्ल लिया है 294 न्यूटन दिया है बेटा, और मास पूछा है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाओ, आप पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, जो गिवन है उसको लिखना है। ठीक, देन आप उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेन फॉर्मूला लिखना। अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर दे देता कि यहाँ पे बेटा फोर्स दिया है और न्यूटन दिया, सॉरी फोर्स दिया है और एक्सेलरेशन दिया, जैसे F इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, ma पढ़ा है बेटा, और बोल दिया मास निकालो। ठीक है, तो आप क्या करते बेटा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे, मास निकालोगे, देन उसके बाद पूछ ले यहाँ पे वेट कितना होगा, तो वेट यहाँ से निकाल लेंगे बेटा, W इक्वल टू mg सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, W इक्वल टू mg, तो W कितना हो गया, 294 न्यूटन हो गया। लिखो भाई यहाँ पे 294 न्यूटन। ठीक बेटा, मास पूछ रहा, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता 9.8 मीटर। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज होता सर 10 रखें कि 9.8। अगर बेटा क्वेश्चन में 9.8 गिवन है तो 9.8 के साथ जाओ, नहीं है कैलकुलेशन आसान करना है तो 10 के साथ जाओ। बट ये एक्यूरेट वैल्यू है, वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करो। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 294, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा। ठीक बेटा, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना आ गया, 294। अब देखो मैंने बोला था अगर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे बेटा यहां से तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में फिर से कंफ्यूजन, सर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, तो देखो जीरो को ध्यान नहीं देना है, इसको जीरो को थोड़ा साइड कर देना है 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब देखो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 3 जा कितना होता है 24, लास्ट वाला डिजिट मैच कर रहा है कि नहीं। अब देखो अगर 9th में पहुंच गए हो बेटा, अगर डिवाइड कर रहे हो लिख के ऐसे कि सर 294 को अगर सॉरी 2940 को अगर 98 से डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो समझ लो फिर बड़ी दिक्कत है। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस आ रहे हैं वहां कर सकते हो बेटा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाओ। 50 तक स्क्वायर याद करो, 20 तक का क्यूब याद करो, और टेबल तो 20 तक का याद होना ही चाहिए। आजकल मेन बच्चों की प्रॉब्लम क्या, टेबल ही नहीं आता। अरे भाई टेबल नहीं आएगा तो सोचो ना, एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, बाउंसर एग्जामिनर हमेशा देता है, स्कूल टीचर या कोई भी टीचर हो बाउंसर डालता है। तो उसको करने के लिए क्या करोगे बेटा, सबसे पहले क्या करोगे, इन आसान क्वेश्चन से अपना टाइम बचाओगे। और कहां से बचाओगे, कैलकुलेशन के थ्रू बचाओगे। अगर एक क्वेश्चन में 30 सेकंड भी बचा लिए बेटा तो क्या होगा, अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कितना हो गया, 300 सेकंड हो गया बेटा। तो सोच लो कितना फायदा हो रहा है। तो इसीलिए अच्छा इसको रटना भी नहीं है, इसको क्या करो, जैसे सुबह उठ के मोबाइल चेक करते हो उसी तरीके से क्या करना आपको, एक पतली सी कॉपी लो, उसमें सारे ये सब लिखो, टेबल लिखो 20 तक का उसके बाद क्या करो 50 तक का स्क्वायर लिखो, फिर 20 तक का क्यूब लिखो। ठीक है, और लिख के डेली रीड करो, डेली यूज टू बन जाओ बेटा, खाली रीड करो सुबह उठते समय और सोते समय। भाई 1 महीना करके देखो ना, तुम्हें कभी जीवन में भूलने वाला नहीं। क्या स्कूल का नाम कभी भूलता है, मम्मी पापा भूलते हैं क्या, कोई भूलता है, जो जिसको डेली तुम देखते हो नहीं भूलता ना, तो फिर टेबल कैसे भूल जाएगा यार भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों को यार प्रैक्टिकली थिंग्स लो ना, ऐसे ना कि बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक बेटा, तो अब देखो मैं करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा इसको। अब देखो मैं तुमको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, अगर मैं करता तो नहीं ऐसे डायरेक्ट कर दे। अब तुम कहोगे सर पहले से सॉल्यूशन देख के किए होंगे इसलिए सर को पता है। भाई मेरे हर कैलकुलेशन में ऐसे हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तुम मतलब ये पता कब आता है, जब आप प्रैक्टिस करो, यूज टू हो जाओ चीज़ों को, तब ये आती है फीलिंग, ऐसे नहीं आती है बेटा। तभी बोला ना #अभिषेक फिजिक्स। चलो भाई तुम्हारे लिए कर देते हैं, 3 का 8 टेबल पढ़ो, 2 आ जाएगा कैरी, और 3 9 जा 27, 27 28 29। आया कि नहीं आया, देखो आया कि नहीं आया, 294 आया। कितने बार में गया बेटा, 3 बार में, एक जीरो बचा, 3 जीरो लिख दो, खत्म। और मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। खत्म, हुआ कि नहीं हुआ बेटा, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेन देखो ना फिजिक्स में क्या है, कैलकुलेशन है बेटा। मतलब अगर बोला जाए कि फिजिक्स किसके बिना अधूरा, मैथ्स के बिना अधूरा है, बिना मैथ्स के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सो मैं मैथ्स के भी कुछ चैप्टर लेके आऊंगा, टेंशन ना लो, जो मेरे बस में है। ठीक, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत हलवा सा टुच्चा सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेट द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट हुज मासेस इज 80 kg। आंख बंद करके यहाँ पे लिखो सोल्यूशन बेटा, और यहाँ लिखो मास कितना हो गया 80 kg। ठीक है, 80 kg हो गया बेटा। ठीक, उसके बाद बोला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सरफेस ऑफ अर्थ पे 80 किलो का है कोई आदमी। ठीक है, जैसे मैं मान लो 80 kg का हो गया, मान लो। ठीक है, मान लो। ठीक, एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून
सरफेस पे कितना होगा, मून के सरफेस पे कितना वेट होगा पूछ रहा है। फिर बोला गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ द दैट अर्थ। और यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि जो अर्थ ऑफ मास होता है वो किसके, मून के कितने के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है बेटा। उसका रिलेशन भी मैंने करके आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो बेटा हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, मतलब मास ऑफ मून कितना होगा, मतलब वेट ऑफ मून एक तरह से देखा जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कैलकुलेट द वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज मास 80 kg। मास नहीं निकालना बेटा, यहाँ क्या निकालना, वेट ऑफ मून निकालना है, ठीक है। मून पे कितना होगा, ये मान लो यहाँ पे क्या है हमारा वेट आपका कितना है, अर्थ के ऊपर कितना है, 80 kg है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, कैलकुलेट द वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट हुज मासेस इज 80 kg, ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा, ठीक। तो ये वेट हो गया या अर्थ मास ले लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कहानी। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल बेटा। कैलकुलेट द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट हुज मास इज 80 kg बेटा। सबसे पहले जो क्या दिया है, मास दिया है, ठीक। अब बच्चा इसमें कहाँ कंफ्यूज होगा, सर जी क्या है, देखो यहाँ वेट लिखा है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे, वेट ऑफ कैलकुलेशन पूछा है बेटा। किसका पूछा है, आगे पढ़ते हैं, किसका पूछा है, बोला ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मास हमको पता है सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना है, 80 kg है, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है बेटा, एंड सरफेस ऑफ द मून पूछ रहा है। तो वेट किसका पूछ रहा है, मून पे इस 80 किलो मास वाले आदमी का, एस्ट्रोनॉट का कितना वेट होगा, कहां पे, मून पे कितना होगा बेटा, ठीक है। तो हमने WM लिख दिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखो क्या लिखा है बेटा, गिवन दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ दैट अर्थ। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 1/6 होगा, ऐसा आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि जो वेट अर्थ पे होता है उसका 1/6 कहां पे होता है, मून पे होता है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमको तो मास पता है ना, क्वांटिटी पता है, कितना क्वांटिटी कंटेन हो रहा है उस बॉडी के अंदर वो पता है, लेकिन वेट नहीं पता। तो वेट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, mg। अच्छा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर वेट को न्यूटन में क्यों लिख रहे हैं बेटा, न्यूटन में इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि वो इतना फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर, इसलिए वहां पे न्यूटन में आंसर आता है बेटा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे W हमको नहीं पता, यही निकालना बेटा। M पता है, 80 kg पता है बेटा, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। अगर आपको आसान करना बेटा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 ले लेंगे तो फिर 800 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक बेटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो मैं कैसे तुमको मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर से एक बार सिखाता हूँ, उल्टा मल्टीप्लाई करने का। अगर इस तरह का केस आता है, 88 जा कितना होगा, 88 जा कितना होता है, 64, एक जीरो लगा था, लगा दिया। 89 जा कितना होता है, 72, एक जीरो लगा दिया, हो गया बेटा 0487। कितने पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे, डिजिट पे पॉइंट लगा था, एक पॉइंट पे लगा दिया, 784 आ गया बेटा। तो यहाँ क्या आ गया, 784 न्यूटन। मतलब इतनी का वेट लगा रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, इस मास के ऊपर। वो कितने का है, 80 kg का है। 80 kg के मास के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, 684 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और वही क्या हो जाता है हमारा, वही हमारा क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, ठीक बेटा। अब देखो ये तो पता चल गया हमको कि इतना वेट हो गया हमारा किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक। तो अब देखो मून पे निकालना है बेटा। तो मून पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ मून इक्वल्स टू वेट ऑन, सॉरी हाँ ठीक है, अर्थ अपॉन का 6th बेटा, ठीक। तो इसको मैं इधर कैलकुलेट कर दूं क्या, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ से देखो वेट ऑफ मून बेटा कितना आ जाएगा, वेट ऑफ अर्थ कितना है, 784 एंड डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 1 कैरी बचा बेटा, 6 3 जा 18 बेटा, 6 3 जा 18। देखो 1 कैरी बचा बेटा, और देखो यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो एक जीरो आ जाएगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना बचेगा, 4 6 6 जा 36, ठीक है। फिर 4 आएगा, 6 6 जा, ये आ गया। मतलब वेट कितने का आ गया बेटा, केजी या न्यूटन में भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना फोर्स कौन लगा रहा है, न्यूटन में लिख दो, तुम लोग कंफ्यूज हो गए फिर से, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा रहा है, 130.66 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है बेटा, ठीक है। तो सोच देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। बस आपको क्या करना, दिमाग लगाना है एक बार अच्छे से, जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखना है। बाकी लैंग्वेज में क्या लिखा है यार, उससे ज्यादा मतलब नहीं है बेटा। बस हाँ कीवर्ड जो मेन वर्ड्स है उस पर ध्यान देना है, ठीक बेटा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बेटा। थैंक यू।
बस देखिए आवाज़ आया है।